जय हिंद बच्चों, दिस इज डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कल्ची क्लासेस। मेरे साथ हैं इंग्लिश की एक्सपर्ट प्रांजलि मैम। जैसा कि आप जानते हैं, परसों एक मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया था। उस मॉक टेस्ट की मैथ की पूरी वीडियो सॉल्यूशन आप देख चुके हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट के सभी 150 सवालों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्रांजलि मैम, थोड़ा इस बात पर प्रकाश डालें कि इफ अ स्टूडेंट कंटिन्यूअसली अप्रोचेस आवर मॉक टेस्ट and he does watch all this video 50 questions, yes, then what is the benefit he is going to get? So for sure he'll attain a lot of benefit from this, क्योंकि हमें पता है कि जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस हम दे रहे हैं काफी हद तक वैसे ही क्वेश्चंस हमें एग्जाम में यूपीएससी के देखने को मिले हैं। सो व्हेन he'll attempt those questions तो he'll get an idea कि यूपीएससी में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और वो उनको करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएगा। तो मैम, अगर एक बच्चा हमारे सारे मॉक टेस्ट अटेंड करता है, yes, तो आपको क्या मानना है कि 50 क्वेश्चंस में से उसको कितना बेनिफिट मिल जाएगा? सर, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, जैसे कि पिछले एग्जाम में देखा गया है, दे वर लाइक 40 to 45 अटेम्प्ट्स, बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट्स हो पाए थे। तो अगर सारे मॉक टेस्ट बच्चे कर लेते हैं अगेन द सेम क्वेश्चंस, मतलब आप 45 प्लस क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम और करेक्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। दैट इज द बिग थिंग। अब मैम, इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें केवल आंसर्स बताए गए हैं या वो प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन है? प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट प्लस आंसर दोनों पता होना चाहिए। और मैम, अगर किसी बच्चे को सॉल्यूशन को देखने के बाद भी कोई डाउट क्रिएट होता है तो हाउ कैन ही अप्रोच अस? तो सर, उसके लिए कमेंट बॉक्स है और उसके अलावा एमकेसी हमेशा हेल्प करता रहता है। तो अगर बच्चा कमेंट बॉक्स में अपने डाउट भेजता है तो क्या आप उसके जवाब देंगे? यस सर, इन पर्सन वी विल आंसर द क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू मैम। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि प्रांजलि मैम ने आपको बताया कि इस वीडियो का पूरा सॉल्यूशन देखने से आपको इंग्लिश के सभी 50 सवालों के जवाब प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव तरीके से मिल जाएंगे। इवन देन फिर भी आपके पास कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट हमारे पास भेजें और हमारी टीम उस बात का जवाब देगी। इस वीडियो के लास्ट तक यदि आप बने रहेंगे तो केवल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही आपको नहीं मिलेगा, वरना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर के बचे हुए 100 क्वेश्चंस का भी पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मतलब इस वीडियो में जीएटी के पेपर के सभी 150 क्वेश्चंस का प्रॉपर सॉल्यूशन अवेलेबल है। मिलते हैं अगले संडे को, मतलब अगले महीने के फर्स्ट संडे को होने वाले एनडीए के मॉक टेस्ट में। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर कल्ची क्लासेस। चलिए देखते हैं हमारे एनडीए के मॉक टेस्ट का आंसर्स। आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और अगर आपके आंसर्स गलत भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करें और फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा रिलेट कर रहा है स्पॉटिंग एरर्स से। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। अगर आपको स्पॉटिंग एरर्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेज वी मस्ट फिक्स सम क्राइटेरियाज। अब हमको क्या कर लेना चाहिए, कुछ क्राइटेरियाज को फिक्स कर लेना चाहिए। तो क्या यहाँ पे जो क्राइटेरियाज लिखा हुआ है, क्या हम इसको प्लूरल बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी सम फिक्स्ड सम क्राइटेरिया एंड नॉट क्राइटेरियाज। सो एरर हमारा किस पार्ट में हो जाता है, एरर हमारा सी पार्ट में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। He saw a crew of ships in the harbor। अब देखिए यहाँ पे जो कलेक्टिव वर्ड इस्तेमाल हुआ है शिप्स के लिए, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्रू की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्रू की जगह बच्चों हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे क्रू की जगह क्या हो जाएगा, फ्लीट हो जाएगा। शिप्स के कलेक्टिव वर्ड को हम क्या बुलाते हैं, फ्लीट बुलाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी में हमारा एरर है। He saw a fleet of ships in the harbor। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, we demonstrated to them how we were prepared the artistic pattern। हमने उनको डिमॉन्स्ट्रेट किया कि हमने कैसे आर्टिस्टिक पैटर्न को प्रिपेयर किया। अब समझते हैं, जब ये सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है तो वी के बाद वर और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली हमको क्या लगा देना है, वी डिमॉन्स्ट्रेटेड टू देम, हमने उनको शो किया कि कैसे हमने आर्टिस्टिक पैटर्न को प्रिपेयर किया था। वर्ब की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हाउ वी प्रिपेयर्ड द आर्टिस्टिक पैटर्न। एरर हमारा किस पार्ट में है, एरर हमारा बी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। देखिए इनटू का मतलब क्या हो जाता है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर हो रहे होते हैं, स्टेट मतलब अवस्था से, फॉर एग्जांपल आप लैंड से वाटर में जा रहे हैं, देन आप वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इनटू का। बट यहाँ पे हम कोई ऐसी अवस्था नहीं चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे इनटू ना होके क्या हो जाएगा, इनका इस्तेमाल होगा, राइट। सो एरर हमारा किस पार्ट में है, एरर हमारा सी पार्ट में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर मोर लेबोरियस दैन झारखंड। देखिए जब भी कंपैरिजन की बात होगी उस केस में दो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का बच्चों इस्तेमाल होता है, एक है दैट और दूसरा है दोज, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो स्टूडेंट्स का हो रहा है, मतलब जो नाउन है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे दैन के बाद दैट ना लग के क्या होना चाहिए था, दोज ऑफ झारखंड। तो यहाँ पे कंपैरिजन के केस में हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। सो हमारा एरर किस पार्ट में है, हमारा एरर सी पार्ट में है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6, his obviously reluctance was viewed seriously by his superiors and he was suspended। अब आपको बताना है कि इस पार्ट में किस में एरर होगा। देखिए viewed seriously by superiors and he was suspended में कोई एरर नहीं है, हमारा एरर कहाँ पे है, his obviously reluctance। देखिए reluctance का मतलब क्या हो जाता है, जब आप हेजिटेट होते हैं कोई काम को करने में, राइट। तो अब reluctance आपका क्या है, आपका reluctance नाउन है, तो उस केस में यहाँ एडवर्ब का इस्तेमाल ना होके क्या हो जाएगा, ऑब्वियस का इस्तेमाल होगा। एरर हमारा बच्चों किस पार्ट में है, एरर हमारा ए पार्ट में है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सिन्हा इज द मोस्ट आइडियल हस्बैंड फॉर हिज वाइफ। अब देखिए यहाँ पे जो आइडियल के साथ मोस्ट लग गया है, इज दिस लेजिबल, क्या ये लेजिबल है, नो दिस इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि आइडियल अपने आप में एक परफेक्ट वर्ड है, राइट। ये एक परफेक्ट का यहाँ काम कर रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट की आवश्यकता नहीं है। तो एरर किस पार्ट में है, एरर हमारा बी पार्ट में है। नेक्स्ट, he dares to go there, daren't he, no error। अब आप समझें यहाँ पे जो dares का इस्तेमाल हुआ है वो as auxiliary verb नहीं हुआ है, वो as main verb हुआ है, right। तो यहाँ पे auxiliary verb absent है और question tag का स्ट्रक्चर क्या होता है, auxiliary verb plus subject। अब ये जो सेंटेंस है वो आपको देखना है कौन सा टेंस में है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इस वजह से ये जो अपने साथ ऑक्सिलरी वर्ब लेगा वो डू या डज लेगा। ही जो है वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वो अपने साथ क्या ले लेगा, डज। और ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग बच्चों क्या बनेगा, डजंट ही। गॉट इट। सो एरर हमारा किस पार्ट में है, एरर हमारा सी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he asked me to completely forget her but only I know how easy it is to say so। मतलब उसने बोला कि तुम मुझे भूल जाओ, बट सिर्फ मुझे पता था कि ये कहना कितना आसान है। अब समझें यहाँ पे जो completely आया है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट। अब समझें एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो तो वर्ब के बाद में इस्तेमाल होगा, तो he asked me to forget और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट और फिर completely का इस्तेमाल हो जाएगा, राइट। सो एरर आपका किस पार्ट में है, एरर हमारा ए पार्ट में है। लास्ट क्वेश्चन, ही इज प्रेजेंट अ टीचर, वो इस समय एक टीचर का काम कर रहा है। प्रेजेंट यहाँ पे ना हो कि एडवर्ब की आवश्यकता है, तो यहाँ पे एलवाई लगाना है बच्चों आपको। जो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज प्रेजेंटली अ टीचर। सो एरर हमारा किस पार्ट में है, एरर हमारा बी पार्ट में है। दिस वाज योर स्पॉटिंग एरर पार्ट। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस पे। चलिए, रीड द क्वेश्चन एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, आई डैश इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years। देखिए हम इस पोस्ट ऑफिस में क्या कर रहे हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम से लेके अभी तक काम कर रहे हैं। मतलब कोई काम जो पास में शुरू और वो अभी तक कंटिन्यूस में है, तो उसको हम कौन सा टेंस देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और वो कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, 11th C। सो हमारा आंसर क्या हो जाता है, आई हैव बीन वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years। नेक्स्ट, इफ यू डैश हियर आई शैल टीच यू। अब ये कंडीशनल सेंटेंस का कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन नंबर 1 है, जो कहता है कि अगर हमारा कंडीशनल क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है तो हमारा जो नेक्स्ट क्लॉज हो जाएगा वो कौन से में हो जाएगा, वो हमारा विल या शैल लेगा। तो विल शैल का देखिए इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यू प्लूरल है और यू अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा इन प्रेजेंट टेंस, राइट। तो कम, विल कम या नन ऑफ दीज। देखिए विल तो हो ही नहीं सकता कभी भी कंडीशनल क्लॉज के, कंडीशनल कंजंक्शन के साथ दूसरा विल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, These mangoes are rotten, throw dash away। ये मैंगोज क्या है, रॉटन है, तो क्या करना है, उनको फेंक देना है। अब दे क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है कि सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, राइट। देयर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, बिल्कुल गलत। तो फिर ऑप्शन क्या बचता है हमारा, देम हमारा ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 13th B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू राइट डैश इंक। क्या होगा, इन, विद, बाय या फिर नन ऑफ दीज। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा, आप राइट विद या बाय नहीं करते, आप राइट करते हैं इन इंक, राइट। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आने वाला है 14th B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
यू आर इन डैश रॉन्ग, ए, द, एंड या नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा? यू आर इन डैश रॉन्ग। अब देखिए यू आर इन द रॉन्ग मतलब तुम गलत जगह पे जा रहे हो या फिर तुम गलती कर रहे हो, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है आपका? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 15th सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओके नाउ वी हैव गॉट सिनोनिम्स पार्ट। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये कॉन्टेक्सचुअल पार्ट पढ़ना है और उसमें सिनोनिम्स में उसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, वी एक्सेप्ट प्रोविजनल बुकिंग्स वाई फोन। हम जो है कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं बुकिंग्स फ़ोन के द्वारा। नाउ कैजुअल, विजिबल, लकी या टेम्पररी। देखिए प्रोविजनल का मतलब हो जाता है समथिंग विच इज़ नॉट परमानेंट, तो उसको आप क्या बुलाएंगे? उसको तो आप परमानेंट बुलाएंगे, टेम्पररी बुलाएंगे। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है प्रोविजनल का सिनोनिम? टेम्पररी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द सम एनिमल्स फेन डेथ व्हेन इन डेंजर। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? दिखावा करते हैं, सब बनावटी करते हैं जब उनको डेंजर लगता है, राइट? तो अब उस केस में यहाँ पे क्या होना चाहिए? जैब, प्रिटेंड, सून या ड्रेड। ड्रेड मतलब होता है डरावना, ड्रेड मतलब क्या होता है? डरावना। नाउ प्रिटेंड का मतलब क्या हो जाता है? प्रिटेंड का मतलब होता है टू बिहेव एज सच, ऐसा बिहेव करना, राइट? होना नहीं बट ऐसा बिहेव करना। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17th सी, राइट? और जैब का मतलब बच्चों क्या होता है? जैब का मतलब होता है प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ही churlishly refused to come out of his dressing room। उसने बिल्कुल क्या कर दिया? बहुत गंदी तरीके से ड्रेसिंग रूम के बाहर आने में क्या कर दिया? मना कर दिया। अब देखिए चाइल्डिश मतलब बचकाना, टेम्पशस मतलब तूफानी, बूरिश या डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली मतलब अस्त व्यस्त, तो सिर्फ इसका ऑप्शन क्या बच जाता है? चॉलिशली का बूरिश इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ही हैज़ नेवर फुल्ली एक्सप्लॉइटेड हिज टैलेंट्स। उसने कभी भी अपने टैलेंट्स का पूर्व उपयोग नहीं किया है। देखिए आंसर, एक्सप्लॉइट मतलब क्या? उसने वेस्ट करना या उसका इस्तेमाल अननेसेसरी तरीके से करना, राइट? आंसर एक्सीडेंट, फीट या परसुएट। परसुएट का मतलब होता है किसी को अपनी बात में ले आना। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम बच्चों क्या हो जाएगा? फीट, राइट? ही हैज़ नेवर फुल्ली एक्सप्लॉइटेड हिज टैलेंट्स और सिनोनिम क्या हो जाएगा? फीट। नेक्स्ट, नाउ दिस इज नॉट FEET, दैट इज योर लेग, फीट जो लेग का पार्ट होता है, फीट। Next, I happen to be an aficionado of the opera and I love art museums. Now, what is the meaning of aficionado? Aficionado का मतलब हो जाता है something, someone you are very much attracted to, you like, affectionate जिससे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, right? Novice, novice का मतलब होता है something which is new. Trickster का मतलब होता है धोखेबाज. Devotee का मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा obsessed हैं उस चीज़ से. Agent का मतलब a type of helper, right? So हमारा यहाँ पे aficionado का synonym क्या हो जाएगा? Devotee will be the correct synonym. Got it? Next question. The American policy did much to escalate the conflict. Escalate the conflict का मतलब उसको बहुत ज़्यादा क्या दे देना? भाव दे देना, बढ़ा देना उसको। Now to spread in a wider way, अब ये कोई चीज़ फैल नहीं रही है, ये conflict है जिसका increase अप हो रहा है, जिसका scale up किया जा रहा है, right? To reduce in intensity, to scale up या to put an end to, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। So हमारा correct option क्या हो जाएगा? B will be the correct option, to scale up. Got it? Next question. Man has to encounter many hardships in life. एक man को क्या करना पड़ता है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, हार्डशिप्स को फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, सॉल्व, बेयर, फेस, ओवरकम। फेस का मतलब सामना करना, बेयर का मतलब किसी चीज़ को आप झेल रहे हैं, राइट? ओवरकम का मतलब आप उस चीज़ से ओवरकम हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। सो यहाँ पे हमारा एनकाउंटर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फेस विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, द lurid details of the murder in broad daylight sent chilling sensations down the spine of everyone. So अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। ल्यूरिड, ल्यूरिड का मतलब क्या होता है? ल्यूरिड का मतलब होता है समथिंग विच इज रियलिस्टिक, ब्राइट, राइट? अब देखिए रियलिस्टिक, ब्लीक, विविड या घासली। अब इन चारों में से कौन सा रियल ऑप्शन हो जाएगा? देखिए ऑल द रियलिस्टिक एंड विविड आर वेरी क्लोज, बट इसमें समझते हैं ल्यूरिड का एक्चुअल मतलब होता है ब्राइट होना, समथिंग जो चमकीला हो, जीवंत हो, राइट? सो रियलिस्टिक से ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विविड विल बी द नियरेस्ट सिनोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, जो इस रियल में उसको ब्राइट सेंस दे रहा है, राइट? तो इसका आंसर ल्यूरिड का बी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द कंट्रीज रिसोर्सेज शुड बी जूडिशियसली यूज्ड। जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से रीजनेबली उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखिए स्पेयरिंगली, एडिक्वेटली पर्याप्त मात्रा में, स्पेयरिंगली मतलब छोड़ छोड़ के, रीजनेबली मतलब इन प्रॉपर मैटर, इमेंसली मतलब बहुत अत्यधिक। सो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रीजनेबली हमारा सिनोनिम हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट, द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल। क्या हो जाएगा, मतलब स्टोरी इतनी फैंटास्टिक है कि मतलब उसको उस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। सो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, प्रेजवर्दी, रीडेबल, बिलीवेबल या फिर फॉल्स। अब देखिए प्रेजवर्दी का मतलब किसी की प्रशंसा करना, बिलीवेबल मतलब जिसको सच मान लेना, रीडेबल मतलब जिसको रीड कर पाना, फॉल्स भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, टू बी बिलीवेबल, जिस पे विश्वास किया जा सके। गॉट इट। सो 25 सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब ये था हमारा बच्चों सिनोनिम्स पोर्शन। अब हमारे अपने एंटोनिम्स पार्ट में चलिए देखते हैं। Right now she felt more contented that she had ever felt in her life. Now contented का मतलब हो जाता है satisfied, happy, खुश। अब इसका एंटोनिम फाइंड आउट करना है आपको, सिनोनिम मत फाइंड आउट कर दीजिएगा ना। यहाँ पे contented मतलब खुश, अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिससैटिस्फाइड, हैप्पी, एम्प्टीड या अनफ्रेंडली। देखिए हैप्पी सिनोनिम है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिससैटिस्फाइड, जिस चीज से आप क्या ना हो, खुश ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई प्रोजेक्ट इज लेट बिकॉज आई कॉन्स्टेंटली प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है बहुत टाल टोल के काम करना, बहुत आराम से काम करना। ना लेन देन का मतलब खींचना, सूद का मतलब आराम, डिमोलिश का मतलब डिस्ट्रॉय करना, हरी का मतलब जल्दी जल्दी करना, टू एक्सपेडाइट। तो अब हम आराम से कर रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हरी। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, We see it as our duty to give succor to those in need. Succor का मतलब हो जाता है मदद, राहत, हेल्प, राइट। अब देखिए जीनियस abet, इंजर या डेसिडुअस। देखिए अबेट का मतलब होता है किसी को गलत काम के लिए उकसाना, डेसिडुअस इज टाइप ऑफ बहुत घना, जीनियस मतलब बहुत इंटेलिजेंट, सकर का मतलब होता है हेल्प। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंजर मतलब नुकसान पहुंचाना, किसी की मदद करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, एंटोनिम। सो 28 सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ही हैज अ प्रेडिलेक्शन फॉर रिच फूड। प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है फॉन्डनेस, पसंद, उसको जो रिच फूड है उसका बहुत पसंद है, शौकीन है वो। देखिए प्रेडिकामेंट, आफ्टर थॉट, एवर्जन या पोस्टपोनमेंट। नाउ प्रेडिकामेंट क्या होता है, स्थिति। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है स्थिति, एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक, आफ्टर थॉट बाद, पोस्टपोनमेंट जो चीज डिले हो जाए। सो डिसलाइक कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, 29 सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एज दे विस्पर आई फेल्ट ऑकवर्ड इन देयर कंपनी। क्योंकि वो विस्पर कर रहे थे तो मुझे बहुत अजीब लगा, एम्बैरस लगा उनकी कंपनी में। तो एम्बैरस जो वर्ड दिया है वो तो इसका सिनोनिम है। कन्वीनियंट मतलब बहुत आरामदायक, इजी गोइंग, पॉइंटलेस मतलब बेकार, अनईजी मतलब नॉट गुड। तो अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, Joys and tensions are ephemeral aspects of life. Ephemeral का मतलब टेम्पररी, जो हमेशा नहीं रहते, ना खुशी ना गम। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है, वो क्या होती है, टेम्पररी होती है, राइट। सो स्टेबल, स्टेबल का मतलब जो हमेशा रहे, परमानेंट मतलब फिक्स्ड, स्टेबल मतलब जो एक जगह स्थिर हो पाए, स्पिरिचुअल मतलब जो भाई आत्मिक, आकस्मिकता से रिलेट कर रहा हो, एथिकल मतलब नैतिकता, राइट। अब देखिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एफिमरल का परमानेंट विल बी द करेक्ट एंटोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, दिस टॉनिक सर्व्स टू वाइटलाइज योर हेयर्स। वाइटलाइज का मतलब बढ़ाना, मतलब इंक्रीज करना किसी चीज का ग्रोथ, उसको पावर देना। शॉर्टन मतलब कम, रिप्रेस कम, इनफीबल मतलब कमजोर, क्लैमर मतलब क्या हो जाता है, देखते हैं, लाउड नॉइज। क्लैमर, क्लैमर मतलब क्या होता है, अलाउड नॉइज। अब देखिए वाइटलाइज का मतलब ऊर्जावान कर रहे हैं, इनफीबल का मतलब कमजोर कर रहे हैं, राइट। सो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनफीबल एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, हिज फ्रेंड्स लाइक्ड एवरीथिंग अबाउट हिम एक्सेप्ट हिज फ्रूगैलिटी। उसके दोस्त सब कुछ पसंद करते थे सिवाय उसके कंजूस होने के, मतलब वो बहुत ज़्यादा कंजूस था। तो फ्रूगैलिटी का मतलब होता है कंजूस होना। शॉर्ट टेम्पर, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो। शैबिनेस, जो बहुत गंदे तरीके से रहता हो। एक्स्ट्रावेगेंस मतलब जो बहुत खर्च करता हो। पंचुअलिटी मतलब जो बहुत डिसिप्लिन्ड हो। अब फ्रूगैलिटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन
The chairman rebuked the accounts officer for not supervising his work of his for not supervising the work of his coordinates. चेयरमैन ने क्या किया? रिब्यूक का मतलब निंदा करना, उसके अकाउंट्स को प्रॉपर्ली सुपरवाइज ना करने के लिए, अपने कोऑर्डिनेट्स के काम को सुपरवाइज ना करने के लिए उसने चेयरमैन को रिब्यूक किया. देखो रिब्यूक का ऑपोजिट प्रेज, अवॉर्डेड, रिसीव्ड या इनवाइटेड. सो रिब्यूक का एग्जैक्ट वर्ड या एग्जैक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? Praised, right? Next, question number 35. There are 4 chapters that are extraneous to the structure of the book. Extraneous का मतलब हो जाता है out of box, not important. कोई चीज़ जो important ना हो, right? या फिर जो extra हो, जो उसका एक हिस्सा ना हो, एक्स्ट्रा बेटर हो सकता है. एक्सट्रीनियस जो वर्ड आता है वो एक्स्ट्रा से ही आता है. कोई चीज़ जो एक्स्ट्रा हो, जो उसका एक हिस्सा ना हो. अब देखिए रेलिवेंट मतलब इंपॉर्टेंट, तो ये दोनों तो एक दूसरे के सिनोनिम. एज इट इज कट. इंटीग्रल का मतलब होता है जो इनबिल्ट हो, जो उसी का एक हिस्सा होना चाहिए, राइट? सो हमारा एंटोनिम क्या हो जाता है? बी विल बी द करेक्ट आंसर. फाइन, ये थे हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स. अब हम आते हैं अपने इडियम्स फ्रेजेस पार्ट में. पहला, अब देखिए ये कुछ ऐसा है जिसमें चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन अगर पता है तभी आप उसको अटेम्प्ट करें, अदरवाइज अटेम्प्ट ना करें. पहला क्वेश्चन, द बॉय टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द प्लीडिंग्स ऑफ ऑल द वेल विशर्स. बॉय ने बिल्कुल क्या किया? इग्नोर कर दिया. जो वेल विशर्स की प्लीडिंग्स थी उनको इग्नोर कर दिया. टर्न अ डेफ ईयर मतलब क्या हो जाता है? डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू. तो इसका डी आंसर हमारा आंसर हो जाएगा. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. The mealy-mouthed politician succeeded in influencing the voters. अब politicians का काम क्या होता है? voters को क्या करना? अपने झांसे में ले आना. So the mealy-mouthed politician succeeded in influencing the voters. क्या हो जाएगा? Cunning and devious in speech. जो अपनी speech में बहुत ज़्यादा क्या हो? चतुर, चालाक और बहुत शैतानी वाला जो speech दे. Next, question number 38. It is a moot point whether we should stop working or struggle on. Now moot point का मतलब क्या हो जाता है? एक ऐसा point जिस पे क्या हो? बहस हो जाए. So इसका आंसर हो जाएगा a debatable point. D will be the correct answer. Got it? Next question number 39. We should keep away. We should give a wide berth to bad characters. हमें क्या करना चाहिए? Bad characters से दूर रहना चाहिए. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर A हो जाएगा. Keep away from, किसी चीज से दूर रहना. Got it? Next question. The Parliament inquiry into the Bofors scandal has not brought to light any startling का मतलब ऐसे जो विचंबा कर दे, एस्टॉनिश कर दे, एनी स्टार्टलिंग फैक्ट्स ब्रॉट टू लाइट. अब देखिए ब्रॉट टू लाइट का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को डिस्क्लोज कर देना, किसी चीज़ के सीक्रेट को क्या कर देना? ओपन कर देना. सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. 40 C, right? Next question number 41. He works by fits and start. वो कैसा काम करता है? Fits and start मतलब कभी खत्म करेगा, फिर कभी शुरू करेगा, फिर खत्म करेगा. तो मतलब बहुत irregularly काम करता है. Next, Sumit had to look high and low before he could find his scooter. मतलब उसको ऊपर नीचे पूरा क्या करना पड़ा? हर जगह उसको ढूंढना पड़ा जिससे पहले कि वो अपनी स्कूटर की ढूंढ पाए. So high and low का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? Everywhere. Got it? Now next question. To all intents and purposes he is a good man. मतलब हर तरीके से कि वो प्रैक्टिकली एक अच्छा आदमी है. राइट? सो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44. आई एम एम्बिशियस एंड नेवर वॉन्ट टू रेस्ट माई लॉरेल्स. नाउ हम क्या है? एम्बिशियस हैं और हमें अपने लॉरेल से कभी भी आसानी नहीं चाहिए. नाउ बी डिससैटिस्फाइड, बी सैटिस्फाइड, बी गुड या बी कॉम्प्लेसेंट. नाउ आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी कॉम्प्लेसेंट. आई डू नॉट वांट टू रेस्ट ऑन माय लॉरेल्स मतलब हमें डिपेंडेंट नहीं होना है और सी इसका करेक्ट आंसर होगा. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. द कास्टिंग बोर्ड ऑफ द चेयरमैन क्लिंच्ड द इशू. उन्होंने क्या क्या इशू को डिसाइड किया? उन्होंने ही अपने हिस्से में उस इशू को ले लिया. सो हमारा 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर. गॉट इट? लास्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट कि करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा. पहला देखिए, लैंग्वेज इज व्हाट? लैंग्वेज है. अब इसके बाद हमको क्या चाहिए? इसके बाद या तो कोई हमारे पास प्रॉपर वर्ब होना चाहिए या कुछ प्रॉपर एक सपोर्ट होना चाहिए उसके साथ. अब देखिए लैंग्वेज इज क्या? टू द अदर पर्सन नहीं, कम्युनिकेटिंग नो, ओनली अ मीन्स ऑफ मेकिंग सेंस, वन थॉट्स एंड इमोशंस. देखिए लैंग्वेज इज ओनली अ मीन्स ऑफ, और ये आर से क्वेश्चन कहाँ पे शुरू है? आर से एक ही ऑप्शन है बी. अब देखिए लॉजिक बनाए. लैंग्वेज इज सिर्फ क्या है? ओनली अ मीन्स ऑफ व्हाट? कम्युनिकेटिंग. किससे?
वन थॉट्स एंड इमोशंस किसको, टू द अदर पर्सन. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. At the rear of the procession dash. अब समझे, अब इसमें अगेन वी हैव पी क्यू आर एस, आर एस क्यू पी, मतलब पी आपको देखना ही नहीं है शुरुआत से, राइट. सब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं. एट द रेयर ऑफ द प्रोसेशन क्या हुआ, आर अ नंबर ऑफ मैन, बहुत सारे लोग, या फिर ईच ऑफ द फ्लैश व लाइटनिंग, या फिर विच कंसिस्टेड ऑफ सेपरेट स्टीमर्स. सो अब हमारी शुरुआत किससे होनी चाहिए, देखिए आर से शुरुआत होनी चाहिए, बट आर से जो ऑप्शन है वो दो ऑप्शन दिए हुए हैं. लेट्स सी इन दोनों में से कौन सा होगा. एट द रेयर ऑफ द प्रोसेशन अ नंबर ऑफ मैन वर कैरिंग अ जाइजेंटिक फ्लैग, करेक्ट, आर पी. देन एस क्यू और क्यू एस, एस विच कंसिस्टेड, ऑफ कोर्स अब ये विच के बारे में बात करें ना, विच कंसिस्टेड ऑफ सेपरेट स्ट्रीमर्स each of which flashed like lightning. So हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. ओके, ये ऑप्शन नीचे चला गया है बच्चों. चलिए कोई बात नहीं, हम लोग खुद ही ऑप्शंस यहाँ पे जनरेट कर लेंगे और फिर आंसर चेक करेंगे, ठीक है. फॉर्चुनेटली देयर इज सम लाइट, कहाँ पे, एट द एंड ऑफ द टनल. Now we must understand that freedom does not mean just celebrating the Independence Day. देखिए ये समझ में आ गया, fortunately that there is some लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. मतलब ये ऑप्शन शुरुआत किससे हो रहा है, पी से. अब देखते हैं यहाँ पे पी ऑप्शन किसके पास है, सिर्फ ए के पास है. सो हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पी क्यू आर एस. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. ओके 49, आर से शुरुआत में समझ में आ रहा है. सब्जेक्ट है द राइनोसरस इज हंटेड बाय पोचर्स, और आर से ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, आर क्यू पी एस. द राइनोसरस इज हंटेड बाय पोचर्स फॉर इट्स हॉर्न, अपने हॉर्न के लिए, विच इज सोल्ड, जो बेचा जाता है एट हाई प्राइजेस. सो ऑप्शन कौन सा है, सी हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन. द डिप इन द त्रिवेणी इज ऑडली सेटिस्फाइंग, बहुत सेटिस्फाइंग होता है, और क्या होता है, एंड कंफर्टिंग. मतलब क्यू से शुरुआत होगी और क्यू से एक ही ऑप्शन है. लेट्स मेक इट सेंस. द डिप इन द त्रिवेणी इज ऑडली सेटिस्फाइंग एंड कंफर्टिंग इवन दो द वाटर इज फ्रीजिंग कोल्ड, इट मेक्स वन फील स्ट्रेंजली earthly possession after the dip, right? So ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, that is your D ऑप्शन. I hope ये सारे questions और उनके concepts आपको समझ में आ गए होंगे. ऐसे ही अपना mock test देते रहिए और अपनी जो आपने प्रैक्टिस किया है उसको एनालाइज करते रहें. बाय देन, जय हिंद. जय हिंद बच्चों, मैं आरपी सर, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम मेजर कलसी क्लासेज, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एनडीए मॉक टेस्ट के फिजिक्स के सेगमेंट के सलूशन. तो देखते हैं बच्चों, ये पहला सवाल है जिसमें लिखा हुआ है निम्न में से किन भौतिक राशियों का युग्म एक ही इकाई को प्रदर्शित करता है. तो अगर ऊष्मा और तापमान की बात करें तो ऊष्मा का मेजरमेंट करते हैं हम लोग कैलोरी में, और तापमान का मेजरमेंट करते हैं हम केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में. तो ये एक ही इकाई को प्रदर्शित नहीं करते हैं. तापमान को मेजर करते हैं केल्विन में, मोल को मेजर करते हैं क्या, नंबर में, नंबर ऑफ मोल. फिर क्या है, ऊष्मा को कैलोरी में मेजर करते हैं या जूल में मेजर करते हैं, कैलोरी या जूल में. और कार्य को भी जूल में मेजर करते हैं, जिसको कैलोरी में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो कार्य और ऊष्मा आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है, आपस में चेंज किया जा सकता है. इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक कण अचर बल के प्रभाव में विरामावस्था से गति करना प्रारंभ करता है. यदि पहले 10 सेकंड में चली गई दूरी S1 हो तथा पहले 20 सेकंड में चली गई दूरी S2 हो तो रिलेशन निकालना है. तो कैसे आएगा भाई, देखो हम लोग अगर ये विरामावस्था से शुरू करता है तो पहले 10 सेकंड में लिखेंगे तो S बराबर क्या लिखेंगे, U तो 0 है तो UT 0 हो जाएगा, हाफ A इंटू टी का स्क्वायर, टी बोले तो 10 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा S1 इक्वल टू, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ये 50 इंटू A आ जाएगा. इक्वेशन नंबर 1 ये 10 सेकंड में है. और अगर 20 सेकंड में कह रहा है S2 है तो ये हाफ A इंटू S2 क्या हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 200 विच इज इक्वल टू 200 A. तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S2 जो है 50 का 4 टाइम्स है ना, तो हम लोग ये लिख सकते हैं S2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ S1, S2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ S1, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट. फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक मनुष्य अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक गेंद को फेंक सकता है. इसी दूरी पर वो अधिकतम कितनी ऊंचाई पर गेंद को फेंक सकता है. तो हम लोगों को फार्मूला पता होता है कि मैक्सिमम रेंज के लिए जो हाइट होती है H बराबर होता है R मैक्सिमम बाई
4, h बराबर r मैक्सिमम बाई 4, तो ये 100 है और 100/4 ये कितना आ जाएगा 25 मीटर, कितना आ जाएगा 25 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल है 4 नंबर, और 4 नंबर में दे रखा है भाई, 4 नंबर में दे रखा है 2 द्रव्यमान है 5 kg 10 kg, और ये कह रहा है कि निकाय का त्वरण क्या होगा। जब हम इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करेंगे तो ये सिस्टम क्या करेगा, ए एक्सीलरेशन से नीचे आएगा और ये वाला क्या करेगा, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। ए का डायरेक्ट फार्मूला होता है हम लोगों के पास m2 माइनस m1 अपान में m2 प्लस m1 अपान में क्या आ जाएगा इंटू में g। तो ये m2 कितना है 10 है, 10 माइनस 5 अपान में 10 प्लस 5 और इंटू क्या आ जाएगा g, तो ये आ जाएगा 5 अपान में 15 इंटू जी, दैट इज g/3। क्या आ जाएगा बेटा g/3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हम फार्मूले पे पुट करके आंसर निकाल लेंगे। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में कह रहा है कि एक धन आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, एक धन आवेश से 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है 4 न्यूटन पर कूलम, 4 मीटर की दूरी पर कितना होगा। तो एक बात बताएं, 2 मीटर से हम दूरी को क्या कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, मतलब दूरी को 2 गुना कर देंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश क्या हो जाएगा E/4 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है KQ अपान में r²। अगर हम इसको 2 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो जो नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 हो जाएगा, और पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 4 न्यूटन पर कूलम डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से कट के क्या आ जाएगा 1 न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा भाई एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। अब इसे इस प्रकार खींचा जाता है कि इसकी लंबाई 2 गुनी हो जाती है, तो इसका नया प्रतिरोध होगा। तो नया प्रतिरोध जो r डैश होता है, r डैश बराबर क्या होता है n² इंटू क्या होता है r बच्चा। अगर हम उसकी लंबाई को खींच के बढ़ा रहे हैं, लंबाई को n गुना कर दें तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है n² टाइम्स हो जाता है। तो n क्या है 2 का स्क्वायर, और पुराना प्रतिरोध 4 था, ये क्या हो जाएगा 4 × 4 दैट इज 16 ओम। ये कितना आ जाएगा 16 ओम, दैट इज ABC, सी ऑप्शन 16 ओम वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में दे रखा भाई, यहाँ पे दे रखा कह रहा है कि 4 एम्पियर इस वाले प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान निकालना है। तो कैसे आएगा, पहले हमको ये पता चल जाए ये सब पैरेलल में जुड़े हैं, पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल सेम होता है। तो V बराबर होता है I इंटू आर, I तो हमको पता है लेकिन R नहीं पता है, तो R निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/1। सबका एलसीएम 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तो 4 5 5 2 7, और ये क्या आ जाएगा 15/8। तो R का मान अगर निकालेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा 8/15, 8/15। और अगर हमको V बराबर IR निकालना है तो I का मान 3 है, और 8/15, 8/15, 3 बचे 15, और ये आ जाएगा 8/5, 8/5। ये तो हमारा क्या हो गया पोटेंशियल आ गया। अब यही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें V बराबर I इंटू R 4 के लिए, तो I इंटू R का मान क्या रख देंगे 4, और यहाँ पे क्या हमारे पास ये मान है 8/5, 8/5 इज इक्वल टू I इंटू 4, 4 से ये हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा, और 2/5 बोलो तो I का मान कितना आ जाएगा 0.4। तो क्यों ऐसा किया भाई, जो पोटेंशियल यहाँ पे आया है 8/, वो इसके अक्रॉस भी वही होगा, इसके अक्रॉस भी वही होगा, इसके क्यों समांतर क्रम में विभव क्या होता है समान, तो I का मान क्या आ गया 0.4 एम्पियर। फिर अगला सवाल है विद्युत फ्यूज हम क्यों लगाते हैं परिपथ में, विद्युत फ्यूज इसलिए लगाते हैं ताकि ज़्यादा धारा अगर आए सर्किट में तो क्या हो वो तार पिघल जाए और हमारी पूरी सर्किट टूट जाए, और घरों में लगे हुए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो हैं, घरेलू उपकरण हैं, वो ख़राब होने से जलने से बच जाएं। तो विद्युत उपकरण क्या होना, जो फ्यूज होना चाहिए, फ्यूज का जो तार होना चाहिए टिन तथा लेड के मिश्र धातु का पदार्थ प्रयुक्त होता है। इस मिश्र धातु की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या गुण होता है, तो इसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है, निम्न गलनांक होता है, जल्दी से गल जाता है। अगर ये क्या होगा हीट जनरेट करेगा, जल्दी से गल जाएगा, अगर ज़्यादा आएगी करंट और ये टूट जाएगा बेटा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी और हमारे जो घरेलू उपकरण है वो बच जाएंगे खराब होने से। तो ये क्या आ जाएगा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। सॉरी। फिर अगले सवाल पे देखते हैं, किसी चालक की धारिता निर्वात में 10 माइक्रोफैरड है,
10 फैरड है। किसी चालक की धारिता क्या है? 10 फैरड है निर्वात में। इसे के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाता है तो इसकी धारिता हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं C डैश बराबर क्या हो जाता है? के इंटू सी। अगर किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख देते हैं तो क्या हो जाता है? के इंटू सी। के का मान 5 है, सी का मान 10 है, ये कितना आ जाएगा? 50 फैरड। तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 गिवन डेटा इज कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में विभव क्या है? 220 वोल्ट है तथा धारा प्राथमिक कुंडली, तो प्राथमिक कुंडली में क्या Vp दिया है? Vp 220 वोल्ट दिया है और Ip का मान क्या दिया है? Ip का मान दिया है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। द्वितीय कुंडली में विभव का मान क्या है? Vs दे रखा है, Vs दे रखा है 22,000 वोल्ट और कह रहा है कि द्वितीय कुंडली में धारा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं Vs अपान में Vp बराबर Ip अपान में क्या होता है? Is होता है। तो Vs कितना है? Vs हमारा है, इधर लिख रहे हैं हम, Vs है हमारा 22,000 और यहाँ पे क्या है? 220 और यहाँ पे क्या Ip हमको दिया है 0 कितना? Ip दिया है 5 एम्पियर। तो Ip हमारा 5 है और हमको Is निकालना है। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 100 आएगा, Is इधर जाएगा तो Is बराबर आ जाएगा 5 अपान में 100, जिसको लिखा जा सकता है 0.05 एम्पियर। तो 0.05 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल देखते हैं 11th, और इस सवाल में दे रखा है एक सूक्ष्मदर्शी को किसी बिंदु पर फोकस किया गया है और उस बिंदु पर 6 सेंटीमीटर की मोटी एवं 1.5 अपवर्तनांक के कांच की प्लेट को रख दिया जाता है। एक पॉइंट है बेटा, माइक्रोस्कोप को हम यहाँ पे फोकस किए हैं। अब इसके ऊपर एक स्लैब रख दिए हैं, एक स्लैब रख दिए हैं जिसकी थिकनेस कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। अब थिकनेस से 6 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि बिंदु को फोकस करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना खिसकाया जाएगा। तो एक बात बताएं, अगर ये स्लैब रख देंगे तो इसकी जो आभासी ऊंचाई होगी ये कहीं उसका प्रतिबिंब ऊपर दिखाई देता है। हम लोग पढ़े थे सिक्का ऊपर कैसे दिखाई देता है। तो जो अपेरेंट ऊंचाई होती है डी अपेरेंट, इसका फार्मूला होता है डी एक्चुअल अपान में म्यू, और डी एक्चुअल कितना है? 6 है और 6 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है? 4। तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा? ये 4 पे आ जाएगा। ये कितने पे आ जाएगा? 4। तो हमने फोकस कहाँ किया था माइक्रोस्कोप को? 6 पे। अब कहाँ पे फोकस करना है? 4 पे फोकस करना है, क्योंकि उसका इमेज कहाँ बन रहा है? 4 पे। तो हमको माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? 6 से 4 ले जाना, मतलब इतना शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत टकराती है, अगर कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत टकराएगी तो क्या होगा? प्रकाश की सतह पर लंबवत टकराती है, ये देखें प्रकाश की किरण नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है? ये बिना विक्षेपित हुए क्या होती है? निकल जाती है। तो ये बिना विचलन के क्या होती है? गुजर जाती है। ना तो इसमें परावर्तन होगा ना तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। जैसे आ रही थी वैसे चली जाती है। फिर अगला देखें क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में दे रखा है कि किसी कमरे में होने वाली बातचीत क्या होती है? बाहर खड़े व्यक्ति को सुनाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब क्या होता है, कोई भी वेव किसी टीनी होल से या शार्प एंड से किसी सूक्ष्म छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारे से गुजरता है तो किनारों पर फैलता है। इस घटना को कहते हैं विवर्तन। तो क्या होता है? साउंड वेव में डिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम लोगों के पास क्या होता है, कितना W का फार्मूला होता है 2 लैम्डा D अपान में A, जिसके लिए क्या होगा? लैम्डा का मान ज़्यादा होता है, उसके लिए ये क्या होता है? विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसकी स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो साउंड का लैम्डा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों का विवर्तन बहुत अधिक होता है और वो बाहर खड़े हुए व्यक्ति को क्या पड़ती हैं? सुनाई पड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, कह रहा है कौन सा? रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस बोले तो पश्च अभिनति। तो पश्च अभिनति में क्या करते हैं हम लोग? पी टाइप को लोअर पोटेंशियल से जोड़ते हैं, पी टाइप को लोअर पोटेंशियल से, और एन टाइप को किससे जोड़ते हैं? हायर पोटेंशियल से। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में, यहाँ पे ये पी टाइप है हमारा, पी टाइप हायर से जुड़ा है और ये किससे? लोअर से। तो ये तो फॉरवर्ड बायसिंग में है। अब अग्र अभिनत में ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर इसमें देखें तो ये क्या है? ये भी हायर पे है, ये लोअर पे है, ये भी नहीं होगा। अगर हम सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन में ये क्या है? ये लोअर पे है और ये क्या है? हायर पे, क्योंकि ये अर्थ से जुड़ा हुआ है और अर्थ से जुड़ा है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे पी टाइप लोअर पे है, एन टाइप क्या है? हायर पे। हमारी कंडीशन को मैच कर रहा है, इसका मतलब ये किस में है? रिवर्स बायसिंग में है। किस में है? रिवर्स। और यही सवाल में पूछ रहा था, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें क्या कह रहा है?
इसमें कह रहा है आर त्रिज्या की कक्षा में किसी ग्रह का परिक्रमा काल टी है, 4r की त्रिज्या में कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं केपलर का नियम ये बोलता है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T1/T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1/R2 की पावर 3/2। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कट जाएगा। T1 क्या कह रहा है, T1 T है, T2 हमको निकालना है, R1 क्या है, R है, और R2 क्या है, 4R है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। R से R कट जाएगा, पहले हम इसका रूट ले लेंगे तो पावर 1/2 मैनेज हो जाएगी। T/T2 बराबर ये आ जाएगा 1/2 की पावर 3, और 1/2 की पावर 3 क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 1/8। यहाँ से T2 बराबर क्या आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ T। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन में गिवन है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी सतह से किस ऊंचाई पर 80 किलोग्राम भार के व्यक्ति का भार 20 किलोग्राम भार हो जाएगा। ऊंचाई पर जाने पर जी का मान क्या होता है, जी का मान घटता है। ऊंचाई पर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। तो हम मान लेते हैं जहाँ पर जी का मान g/4 हो जाएगा वहीं पे उसका भार क्या हो जाएगा 80 से 20 हो जाएगा। तो हम लोग मानना चाहते हैं जी डैश बराबर होता है gm/में RE + h का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, और g का मान होता है gm/में r का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कह रहा है कि जी डैश हमारा क्या हो जाए, g/4 हो जाए। तो जी डैश ये g/4 g' करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, g' करेंगे तो ये r² ऊपर चला जाएगा, और r + h का होल स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये क्या कह रहा है g/4 हो जाएगा, तो g/4 तो g से g कट जाएगा, 1/4 बराबर r² r/में r + h का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और अगर हम यहाँ पे रूट ले लें तो r + r/h बराबर क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ से क्या आ जाएगा 2r बराबर क्या आ जाएगा r + h। तो यहाँ से एक r सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा r। और r है क्या, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या हो जाएगा, g का मान 1/4 हो जाएगा, और उसका जो भार है, भार भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि w बराबर क्या होता है mg, और m तो कांस्टेंट है, g का मान 1/4 हो जाएगा, तो उसका भार भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 17 इन विच गिवन डेटा इज हाउ इलास्टिसिटी वेरीज विद द टेम्परेचर। ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता का मान कैसे परिवर्तित होता है। तो जब ताप वृद्धि होती है तो उसके पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो खुद दूर दूर भागना चाहते हैं, और दूर दूर भागना चाहते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में आने में क्या होते हैं, असमर्थ। इसका मतलब ताप बढ़ाते हैं तो प्रत्यास्थता का मान क्या होता है, घटता है। एंड व्हाट इज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच इट ट्राइज टू गेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर रिमूव्ड। मतलब प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो बाह्य बलों को हटा देने के पश्चात वो अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो अगर मॉलिक्यूल दूर दूर पहले से ही भाग रहे हैं तो फिर क्या होंगे, वो अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रत्यास्थता का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण होता है। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी से कोई चीज़ आती है तो टर्मिनल वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। हम लोगों में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है किसी लिक्विड में तो उस पर mg इधर लग रहा है, एफ का मान कहाँ लग रहा है, ऊपर। और कब, जब दोनों mg और एफ बराबर हो जाते हैं तो उस समय नेट फोर्स 0 हो जाता है, और नेट फोर्स 0 हो जाता है तो वो क्या करता है, नियत वेग से आता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रही है, और वेलोसिटी बदल नहीं रही है तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। क्यों, a बराबर v - u/t एंड वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, तो v - u बराबर 0/t। तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखें, धातु के एक ठोस गोले में धातु के एक ठोस गेंद में एक गोलाकार कोटर है, गेंद को गर्म करने पर कोटर का आयतन। तो भाई एक बात बताएं, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन होता है, तापीय प्रसार होता है, तो पूरा का पूरा बॉल का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं ये भी तो दूर दूर आएंगे, और जब दूर दूर आएंगे तो इसका क्या होगा, पेरीमीटर बढ़ेगा, मतलब रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। कोई भी कोटर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है।
कोई भी कैविटी हो। ठीक है, फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। और यदि आप अपनी कार, सवाल में कह रहा है यदि आप अपनी कार को 2 गुना भारी कर दे तो उसे रोकने में चली गई दूरी हल्की कार की अपेक्षा। तो भाई जो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है एस बराबर होता है यू स्क्वायर अपान में 2a, यू स्क्वायर अपान में 2a। अगर हम लोग कार को भारी कर देंगे तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कार को 2 गुना कर देंगे तो सेम फोर्स के लिए उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। a डैश बराबर क्या हो जाएगा, a/2, एक्सीलरेशन आधा हो जाएगा। और एक्सीलरेशन आधा हो जाएगा तो यहाँ पे a के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, a नीचे है, यहाँ पे a/2 रखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब दूरी क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो दूरी क्या हो जाएगी, 2 गुना, दैट इज बी ऑप्शन। अगर हम कार का मास क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे तो उसका एक्सीलरेशन आधा हो जाएगा, और एक्सीलरेशन आधा हो जाएगा तो क्या होगी, दूरी 2 गुना हो जाएगी। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें कह रहा है कोई भी वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई तक ले जाई जाती है जिसमें 10 सेकंड का समय लगता है। यदि कार्य करने की दर 100 जूल पर सेकंड हो तो वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो देखते हैं बेटा, कार्य करने की दर जो होती है उसको शक्ति कहते हैं, और शक्ति पावर का फार्मूला होता है W अपान में T, पावर का फार्मूला होता है W अपान में T, और ये W अपान में T का मान दिया हुआ है 100 जूल पर सेकेंड। तो W बराबर हम लोग लिख सकते हैं mgh अपान में T विच इज इक्वल टू 100। m इज गिवन, अच्छा m कैलकुलेट करना है, m का मास निकालना है, g का मान 9.8, h का मान 10 दिया हुआ है, और नीचे क्या आ गया बेटा, 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू 100। तो m बराबर आ गया 100 डिवाइडेड बाई 9.8। अगर 10 से डिवाइड करते तो 10 आता, 9.8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10.2 आ जाएगा। तो 10.2 kg इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 22 में ये कह रहा है यदि किसी पिंड को 64 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक ऐसे सतह पर गिराया जाता है जिसका प्रत्यास्था गुणांक क्या है, 7/8 है, तो उछाल की ऊंचाई होगी। तो हम लोगों को पता है कि जो h डैश होता है, h डैश बराबर e स्क्वायर टाइम्स h होता है, e स्क्वायर टाइम्स h, और e का मान दिया हुआ है 7/8 का स्क्वायर, और इंटू h का मान कितना दिया हुआ है 64। यहाँ से आ जाएगा ये 49 और 64 इंटू 64, ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या 49 मीटर। सेंटीमीटर में दिया था तो ये ऑप्शन किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, दैट इज 64 सेंटीमीटर। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, और 23 में दे रखा है एक ठोस गेंद बिना फिसले लुढ़क रही है, गेंद को इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या r है, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का कुल ऊर्जा का भाग होगा। मतलब हमको निकालना है आई रोटेशनल अपान में आई टोटल। आई रोटेशनल क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई टोटल क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर m इंटू के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हाफ m के स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं हाफ m r स्क्वायर और क्या ओमेगा स्क्वायर। हाफ m पूरा ऊपर नीचे कामन है, कामन लेके काट देंगे तो ऊपर बचेगा के स्क्वायर, नीचे बचेगा के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर भी कामन है। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। फिर कह रहा है तारा के ताप और रंग के बीच का संबंध प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं वीन का विस्थापन नियम, लेमडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर का मान क्या बढ़ता है, लेमडा का मान क्या होता है, घटता है, और लेमडा का मान घटता है तो वो ब्लू की तरफ शिफ्ट होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है लेमडा का मान बढ़ता है और वो क्या होता है, रेड की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये क्या है, ये लेमडा एम इंटू टी बराबर कांस्टेंट आता है, बीन का विस्थापन नियम कहते हैं, और ये बताता है तारे की रंग और उसके ताप के बीच संबंध। अगर उसका ताप बढ़ेगा तो उसका लेमडा कम होगा और वो ब्लू होगा, ब्लू। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई लोहे की राड को आग में गर्म करते हैं तो पहले वो लाल होती, बाद में नीला होती, क्यों, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका रंग कहाँ जाता है, ब्लू की तरफ जाता है, और टेम्परेचर घटता है तो फिर उसका रंग कहाँ होता है, लाल की तरफ आता है। तो ये क्या है, हमें वीन के विस्थापन नियम से पता चलता है। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 25, और 25 में गिवन है तरंग समीकरण y इक्वल टू 5 sin 628t माइनस 2x में तरंग की आवृत्ति। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स से तुलना कर लेते हैं। अगर इससे तुलना करेंगे भाई
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर आ जाएगा 628, और हमको पता है ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई फ्रिक्वेंसी 6, और यहाँ पे 2 पाई 2 इंटू 3.14 फ्रिक्वेंसी इंटू बराबर 6.28, यहाँ से आएगा 6.28, एफ बराबर 628, इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी 100 हर्ट्ज। तो ये रहे बेटा फिजिक्स के सेगमेंट के सॉल्यूशन, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और आने वाले 4 सितंबर को आप सफलता सुनिश्चित करें। थैंक यू एवरीवन। Hello my dear students, my name is Jay Vijay Singh. I am faculty of Major Calci classes, General Science. देखिए यहाँ पे जो आपका मॉक टेस्ट हुआ है बायोलॉजी और केमिस्ट्री का आंसर हमारे द्वारा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव द करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले इसमें लिखा है एन एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन लिखा है एन एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल्स विद नॉन मेटल्स, बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं होता है। तो आंसर है ओनली ए है, आंसर ए है, याद रखिएगा आंसर ए है, आंसर ए है, ओनली ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, स्टेनलेस स्टील इज ए अलॉय ऑफ, पहला ऑप्शन दे रखा है जिंक एंड आयरन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आयरन एंड क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आयरन, क्रोमियम एंड निकिल। इट इज द करेक्ट आंसर, आंसर है इसका सी, आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय, आपसे पूछा जा रहा है कि एटम का फर्स्ट मॉडल सबसे पहले किसने प्रपोज किया था। जे थॉमसन ने एटम का फर्स्ट मॉडल प्रपोज किया था, और इसी मॉडल में वाटरमेलन मॉडल भी दिया था और प्लम पुडिंग मॉडल भी इन्होंने दिया था। आंसर है ए, आंसर है ए, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 14। आपसे कहा जा रहा है एटॉमिक नंबर 14 है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में बताइए। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है, सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर 0 हो जाएगा। आंसर है सी, आंसर सी है, आंसर सी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा चेंज है जो केमिकल चेंज नहीं है। कर्डरिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही का बनना, बिल्कुल नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स केमिकल चेंज है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, इवापोरेशन ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है। और बर्निंग ऑफ कोल, ये भी केमिकल चेंज है। आंसर है सी, आंसर सी है, आंसर इसमें सी है, याद रखिए आंसर सी है, करेक्ट आंसर सी है। 81 क्वेश्चन देखते हैं। 81 क्वेश्चन, 81 देखिए यहाँ पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इनसोल्युबल इन वाटर। कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इनसोल्युबल होता है वाटर में, इसका रीजन क्या है। कह रहा है कि H2O इज पोलर, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर, दे डू नॉट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है नॉन पोलर सबस्टेंस है, और पोलर जो नॉन पोलर सबस्टेंस है वो वाटर में इजीली डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। याद रखिएगा इजीली डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो आंसर है
81 का बी, आंसर है बी, आंसर है बी। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर होता है, पोलरिटी कोई डेवलप नहीं होती है, नेट पोलरिटी 0 होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 82, वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ, बिकॉज आपसे पूछा जा रहा है कि वाटर का हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है, कारण क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा होता है कि वाटर का हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है। आंसर है बी, आंसर बी है, आंसर बी है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 83, विच इज ए मिक्स साल्ट। मैंने अभी बताया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडिक साल्ट होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसी को हम लोग मिक्स साल्ट बोलते हैं। ये डबल साल्ट है, एलम जिसको हम लोग बोलते हैं डबल साल्ट है। तो याद रखिएगा ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो इसमें से जो मिक्स साल्ट है ये आंसर है बी, आंसर बी है, आंसर बी है, आंसर बी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज ए इंग्रेडिएंट्स इन ए पेंट्स टू ऑब्टेन। क्रोमियम ऑक्साइड एक प्रकार का नॉन मेटल का ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड है और इसके कारण जो है ग्रीन कलर आता है, इसके कारण ग्रीन कलर आता है। आंसर है ए, आंसर ए है, आंसर ए है, आंसर ए है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। एलपीजी गैस कंटेन, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात चल रही है, कुकिंग गैस की बात चल रही है। इसमें कौन कौन से मिक्सचर्स होते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है और इसमें ये दोनों गैस जो है ओडरलेस होती है। इसमें ओडर के लिए जो है एथिल मरकैप्टान मिलाए जाते हैं। आपसे सिर्फ इतना पूछा गया कि मिक्सचर में कौन कौन से होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। आंसर है 85 का डी, 85 का डी, आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखिएगा 86, डायमंड इज हार्ड बिकॉज, पहला ऑप्शन दे रखा है इट इज मेड अप ऑफ प्योर कार्बन एटम। नेक्स्ट दे रखा है ऑल द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम आर इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट दे रखा है इट इज ए गैंड मॉलिक्यूल्स, इट इज ए कलरलेस। तो इसमें आंसर है 86 का बी, 86 का बी, याद रखिएगा 86 का बी। ऑल द वैलेंसी ऑफ कार्बन ऑफ ईच कार्बन एटम आर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण जो है डायमंड हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पेरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, आर्गन की 0 होती है। याद रखिएगा ये सारे के सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं। आर्गन जो है इनर्ट गैस है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है विच एलिमेंट्स हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आंसर है ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है फ्लोरीन। नेक्स्ट सेंट्रल लार्ज वैक्यूल्स इज प्रेजेंट इन, कह रहे हैं कि लार्ज वैक्यूल्स किस में होता है? ऑप्शन दे रखा है प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड बैक्टीरियल सेल एंड एल्गल सेल। याद रखिएगा प्लांट सेल के अंदर जो है लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और वैक्यूल्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स के अंदर जो है मिनरल्स, वाटर और भी सबस्टेंस डिपॉजिट रहते हैं। तो आंसर है, आपसे पूछा गया कि सेंट्रल लार्ज वैक्यूल्स किस में प्रेजेंट होता है, तो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल्स जो है प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। याद रखिएगा एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। 88 का आंसर है ए, आंसर है ए, आंसर ए है प्लांट सेल। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया बोथ लैक ऑफ न्यूक्लियस
हैव न्यूक्लियस, लैक न्यूक्लियस एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिएगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में न्यूक्लियस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ जो है एब्सेंट होता है, बोथ एब्सेंट होता है। तो 89 का आंसर है सी, आंसर सी है, आंसर सी है। आगे हम लोग आइए बढ़ते हैं 90 क्वेश्चन। 70th टाइप राइबोसोम्स आर फाउंड इन, प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है प्रोकैरियोटिक सेल ओनली, प्लास्टिड ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पे दे रखा है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल बोथ में पाया जाता है। याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में। याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है 70th टाइप का राइबोसोम्स होता है, और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर भी 70th टाइप का राइबोसोम्स होता है। आंसर है सी, आंसर सी है, आंसर सी है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। द ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम इन लेंथ हेल्प ऑफ अपिकल मेरिस्टेम कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, इंटरकैलरी ग्रोथ। याद रखिएगा लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्राइमरी ग्रोथ होता है, प्राइमरी ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टेम जो है डिवाइड होकर के लेंथ को इंक्रीज करती है, लेंथ को इंक्रीज करती है। आंसर है ए, आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोन इज कनेक्टेड टू मसल्स विद हेल्प ऑफ, आप जानते हो कि बोन जो है मसल से टेंडॉन के थ्रू कनेक्ट होती है। टेंडॉन एक प्रकार का टिश्यू होता है। अगर आपसे कहा जाए कि बोन टू बोन किससे कनेक्ट होता है तो लिगामेंट्स। आंसर है 92 का सी, 92 का सी, 92 से टेंडॉन होता है। फिर हम 93 पे आते हैं। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स इन बॉडी। आपसे पूछा जा रहा है कौन ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर आता है विटामिन डी, विटामिन डी। याद रखिएगा विटामिन डी। 93 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज मॉलिक्यूल्स ऑन डाइजेशन यील्ड। सुक्रोज मॉलिक्यूल्स जब डाइजेस्ट होता है, डाइसेक्राइड है ये, तो ये एक मॉलिक्यूल्स जो है ग्लूकोज देता है और एक मॉलिक्यूल्स जो है फ्रक्टोज देता है। याद रखिएगा एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखना है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मल्टोज। मल्टोज नहीं देता है। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टोज एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ये भी गलत है। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड 1, तो यहाँ पे आंसर जो है डी है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज एंड 1 ऑफ ग्लूकोज। आंसर डी है, आंसर डी है, आंसर डी है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मल्टेज इन ह्यूमन गट्स एक्ट एज ए फूड एट ए pH ऑफ। कह रहे हैं कि ह्यूमन गट में जो एंजाइम काम करता है, ये मल्टेज, वो किस मीडियम में काम करता है तो मोर देन 7 चेंज मल्टोज इनटू ग्लूकोज। याद रखिएगा मोर देन 7। आंसर है सी, आंसर है सी, आंसर सी है, आंसर सी है 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली कैरिड इन ब्लड। आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा होता है, तो आंसर आता है बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में आंसर है बी, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीनेटेड ब्लड। कह रहा है कि कौन किस में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है।
आपसे पूछा गया है कि रीनल वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी वेन्स में याद रखिएगा सारे वेन्स में इम्प्योर ब्लड का फ्लो होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होता है। याद रखिएगा प्योर ब्लड होता है। आंसर है 97 का बी, 97 का बी पल्मोनरी वेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 98, ब्लड क्लॉटिंग अकर्स विद हेल्प ऑफ। आपसे दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है प्रोथ्राम्बिन, कैल्शियम आयन, फाइब्रिनोजन, ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे फैक्टर जो है ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आंसर है 98 का डी, आंसर है डी। फिर हम बात करते हैं काला आजार, डिजीज इन मैन इज काज्ड बाय। याद रखिएगा काला आजार जो है एक प्रकार का प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है काला आजार का, लेशमानिया डोनेबनाई। आंसर ए है, आंसर ए है, आंसर ए है। थैंक यू। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जय सिंह, फैकल्टी ऑफ जियोग्राफी, इकोनॉमी, मेजर कलसी क्लासेस। आइए बेटा हम लोग फटाफट देखते हैं मॉक टेस्ट का करेक्ट आंसर। ऐसी स्थिति में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 से। यहाँ पर हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। अर्थ इज डेंसेस्ट among all the planets of our solar system. This is correct answer. बेटा 100 नंबर का करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? एमंग द फॉलोइंग व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिनोट 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसका मतलब आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, निम्नांकित में वह कौन सा यामनोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो इसका करेक्ट जवाब बेटा ऑप्शन ए 75 डिग्री ईस्ट। 102 का कौन सा सही होगा? 102। तो यहाँ पर आप देखिए 75 डिग्री ईस्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब एक समस्या है, जैसे बी में अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है पूर्व, या इसको आप क्या करेंगे ईस्ट, तो उसको काटिए, इंग्लिश के अनुसार उसे आप वेस्ट करेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से थोड़ा विचलित है। इंटरनेशनल डेट लाइन इज अ बाइट डाइवर्टेड फ्रॉम 180 लॉन्गिट्यूड सो दैट इट। तो यहाँ पर कहा जा रहा समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करना। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि होती है। द ड्यूरेशन ऑफ डे एट इक्वेटर्स इज। तो यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। 104 का बी। नेक्स्ट। मोहो असंबद्धता स्थित है। मोहोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए क्रस्ट एंड मैंटल। क्या कहेंगे? बिटवीन क्रस्ट एंड मैंटल। आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन ए सही। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106।
पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना को भूकंपी तरंगों की सहायता से मालूम किया जाता है। बिल्कुल एकदम सही है। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन थ्रू द सिस्मिक वेव्स, एकदम सही है। यस तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं, जबकि पी तरंगे केवल ठोस में। नो, इट इज रॉन्ग। यहाँ पर कहा जा रहा यस वेव मूव इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, वेयर एज पी वेव मूव्स ओनली इन सॉलिड। नो, ये रीजन आपका गलत है। इसका मतलब ए सही है, ऑप्शन सी। 106 का क्या सही होगा? ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटामॉर्फिक रॉक? ऑप्शन ए मार्बल या संगमरमर। 107 का क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? द हाईएस्ट नंबर ऑफ अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेल्ट्स? ऑप्शन ए परिप्रशांत पेटी, सरकम पैसिफिक बेल्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी एक यूरोप को एशिया से पृथक करती है, अलग करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया? तो 109 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 109 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? भूकंपीय तरंगे। 110 का ऑप्शन सी। क्या होगा? 110 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। द ओशियनिक करंट फ्लोइंग along the southwest coast of Africa is? ऑप्शन ए बेंगुएला। कौन सा? बेंगुएला करंट। 111 का ए सही होगा। नेक्स्ट, कील नहर किन्हें जोड़ती है? कील कैनाल कनेक्ट्स बाल्टिक सागर और उत्तर सागर। ऑप्शन ए। 112 का ए। कम टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप देखें, सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग: डोबर, फ्लोरिडा, जिब्राल्टर, मैगलन। तो 113 में आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर डोवर उत्तरी सागर अटलांटिक, फ्लोरिडा मैक्सिको खाड़ी, जिब्राल्टर भूमध्य सागर। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। 1 2 3 4, तो ये जो जिसके सामने लिखा गया है वो टोटल एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन उसका सही होगा बेटा? 113 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 114, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू अलग करता है वह है बेरिंग। इट मीन्स एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका सेपरेटेड बाई, क्या होगा? ऑप्शन ए बेरिंग। दहाड़ता चालीसा क्या है? ऑप्शन सी, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा। 115 का सी सही है। नेक्स्ट, अब आप यहाँ देखिए, सुमेलित कीजिए। टाइफून चीन, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन कैरिबियन। इसका मतलब ए का यहाँ पर देखें, ए का 1 कहाँ दिया है और बी का 2, हरिकेन सी का 4, तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी कौन होगा? 1 2 4 3। ठीक डियर, क्वेश्चन नंबर 116 का बी सही है। नेक्स्ट, वायुमंडल के विभिन्न संस्तरों का नीचे से ऊपर की ओर सही क्रम है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम बॉटम टू टॉप? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर,
ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। 117 का ए। कम टू द नेक्स्ट। अब आप देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा के निकट सूर्य ताप उच्च तथा संवहन धाराएं सशक्त रहती हैं। गुड। इसका मतलब दोनों सही है और सही व्याख्या। तो 118 का करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक डियर, कम टू द नेक्स्ट। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। 119 का बेटा ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट। चक्रवात की आंख एक विशेषता है चक्रवात के केंद्र की। तो यहाँ पर आई ऑफ साइक्लोन क्या है? साइक्लोन का सेंटर। 120 का क्या सही होगा? ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित राज्यों में से कौन उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती है? तो यहाँ पंजाब नो, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड। इसका मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन 2, 3, 4। नेक्स्ट। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ी या नीलगिरी हिल्स। 122 का कौन सा सही होगा? बी। कम टू द नेक्स्ट। अब आप जैसे 123 निम्नलिखित में से किस का सुमेल नहीं है? कौन सा मैच नहीं है? मिसमैच्ड। तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो यहाँ पर सी देखिए, भोरघाट हिमाचल प्रदेश दिया। दिस इज रॉन्ग। तो 123 का कौन सा होगा? ऑप्शन सी। 123 में सी। नेक्स्ट। 124 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर योजनाएं दी गई हैं, कार्यक्रम दिया गया है, इसको आपको मिलाना है। तो यहाँ बहुत आराम से मिला सकते हैं कि 124 का क्वेश्चन नंबर ए। अर्थात प्रथम योजना तीव्र औद्योगिक विकास, द्वितीय में सामुदायिक विकास, चतुर्थ में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, पंचम में स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ऑप्शन बी। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व्ड? 126 का बी। 31 मई। किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक वितरित की? 127 का सी। गुजरात। क्या होगा डियर? गुजरात। नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया के 31वां प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए। एंथोनी अल्बनीज। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए। और इसी के साथ बेटा ज्योग्राफी, इकोनॉमी व करंट के प्रश्न समाप्त होते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद माय डियर, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मेजर कलसी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबके लिए हिस्ट्री पॉलिटी के सॉल्यूशंस को लेकर के आया हूं, जो कि आपका संडे को मॉक टेस्ट हुआ था, उसके ये सब सारे सॉल्यूशंस है। इसको मैच करा लीजिएगा आपको। और देखिएगा वर्ड्स जो है ना, यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं कुछ इसमें से, तो वर्डिंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा, शब्द किसके लिए यूज किए गए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला कह रहा है निम्नलिखित को सही सुमिलित करिए। पत्तन और स्थिति, वर्तमान की स्थिति की अगर हम बात करते हैं और पत्तनों की बात करते हैं तो आप देख पाएंगे बैरीगाजा की अगर मैं बात करता हूं तो गुजरात के कोस्टल एरिया की बात की जा रही है। उस जमाने का अगर हम बात करते हैं तो उस समय इस क्षेत्र विशेष की बात की जा रही है। और किस नदी के मुहाने पे था बैरीगाजा जो पोर्ट था ओल्डेस्ट? तो ये पहला वाला होगा कि ये था नर्मदा नदी के मुहाने पे था। मुजरिस जो था वर्तमान में मालाबार के क्षेत्र की बात की जा रही है। तो यानी कि आपके पहले ही दो आंसर्स मैच कर रहे हैं। तो डी विल बी द राइट आंसर। ए का 4, बी का 1 और सी का 2। सोपारा वर्तमान में मुंबई। सुवर्ण भूमि की अगर बात करी जाए तो सुवर्ण भूमि की बात करी जाए तो डी का 3 यानी कि भारत का पूर्वी तट।
ठीक है, चल ये तो मैच ऑफ हो गया। और हिंदी इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में बैरीगाजा, मुजरिस, सोपारा और सुवर्णलु भूमि। तो 4123 हिंदी और इंग्लिश में आप देखते जाइएगा। पहले वाले में था 4213, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है 1 को लेकर के, यहाँ पे 4123, तो डी विल बी द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, आर्ट एंड कल्चर है गुप्ता डायनेस्टी का। यहाँ कहा जा रहा है कि गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां आर्थिक उपलब्धियों में से एक थी। गुप्त काल में कालिदास जैसे विद्वान हुए। वाकई में चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में कालिदास और बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी इन्होंने। कालिदास को कहा जाता है विलियम शेक्सपियर ऑफ द संस्कृत लिटरेचर, और अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ इंपॉर्टेंट लिखे जो कि आज भी भारतीय समाज का एक आईना है। गुप्त काल में कालिदास जैसे विद्वान उत्पन्न हुए कला के क्षेत्र में अजंता की चित्रकला, पुनर्जागरण काट, और पुनर्जागरण की आप जानते हैं कि जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी उसी की वजह से पूरी दुनिया में ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई। कालीन इटली की चित्रकला से प्रतिस्पर्धा करती प्रतीत होती है। तो बिल्कुल ये दोनों कथन सही है, ए एंड आर बोथ आर द सही, ए आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। 131 क्वेश्चन, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक ट्रांसलेटर पेरु देवनार थे। कौन थे बेटा? पेरु देवनार विल बी द राइट आंसर। तमिल रामायण की रचना किसने करी थी? कंबन ने करी थी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का मतलब क्या है? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टंका और जीतल को जारी किया? शुद्ध अरबी सिक्के, टंका और जीतल को जारी करने वाला जो शासक था इल्तुतमिश था। कौन सा? भारत में मकबरा शैली दिल्ली सल्तनत के समय में जो प्रारंभ की गई उसका भी जनक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने टंका और जीतल को जारी करवाया था और इक्ता पद्धति को भी इसी ने प्रारंभ किया था। इक्ता पद्धति की भी शुरुआत इसी ने करी थी। ठीक है, चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन की तो बात हो ही चुकी। अब 133वां जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। शाही मुकुट का हर मोती गरीब आंसुओं के अश्रुपूर्ण नेत्रों से गिरे हुए आंसू से बना खून है। यह कथन किसका था? अमीर खुसरो का। किसका था बेटा? अमीर खुसरो का। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 134, द फेमस मुगल स्टाइल पेंटर हु वाज द स्पेशली पॉपुलर फॉर ड्राइंग द इमेजेस ऑफ बर्ड, एनिमल्स एंड फ्लावर वास। तो यहाँ पे जो विख्यात थे पुष्पों, खासतौर पे पुष्पों पक्षियों का चित्र बनाने के लिए, वो थे उस्ताद मंसूर साहब। कौन थे बेटा? मंसूर। नेक्स्ट अगर 135 क्वेश्चन की बात करते हैं। 135 क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 135, 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ने पहली बार विभाजन हुआ। उस समय AITUC के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्टेट बिगिनिंग ऑफ द डिकेड ऑफ 1930, बिगिनिंग ऑफ डिकेड्स 1930, द इन्फ्लुएंस ऑफ अ लेबर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट वाज लेस। नो डाउट, बहुत सही बात है। 1930 के दशक में आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। बिल्कुल सही है। द लेबर लीडर्स कंसीडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस आइडियोलॉजी टू बी द ब्यूरोक्रेसी एंड रक्सनी। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारधारों को मध्यम वर्गीय और प्रतिक्रियावादी समझते थे। ये भी सही है, बिल्कुल ए विल बी द राइट आंसर। तो कथन ए आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है एक दूसरे का। 137 क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में अंतर दिखेगा। यहां पे दिया हुआ है एजुकेशन और यहां पे चार्टर गवर्नर को 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकृत किया गया और यहां पे शिक्षा नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी चीज, ऑन इंडियंस, भारतीयों की शिक्षा और साहित्य पे 1 लाख रुपए, तो पूरा स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। इसके आधार पे ये 1, 2, 3 तो ये जो सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर कोट सही उत्तर का चयन करिए। सेंट्रल कमीशन 1882 प्राथमिक शिक्षा संबंधी था। सेंट्रल कमीशन ने विश्वविद्यालय में पूर्व नियुक्त करने का, भारतीय सिविल सेवा बनाने का श्रेय कार्नवाल इसको दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 विल बी द राइट आंसर। वी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर एजुकेशन भारतीयों की बात करी था तो चौथा भी सही हो सकता था, इसलिए इस आधार पे बी वाला। भारतीयों की शिक्षा की बात नहीं की गई है ना, वहां पे सिर्फ शिक्षा की बात की। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता। नॉट जस्टिसेबल इन द कोड, बिल्कुल प्रियम्बल महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता है। शासन करने के उद्देश्य को लिखित करता है। संविधान के कानूनी सम्मत निर्णय में सहायता करता है। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, if we talk about the constitution, provision of a preamble are not enforceable in the court of law, are important and have a tangible utility
it underscore the objective of a ruling, it helps in the taking lawful decision of the constitution. Both D will be the right answer, 1, 2, 3 and 4. Now next one, if we talk about 139 question, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया? विच रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज इन्फ्लुएंस्ड द शेप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. सी विल बी द राइट आंसर. सी विल बी द राइट आंसर. क्लियर? तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य. दिस स्टेटमेंट लैंडमार्क डिसीजन कम इन द ईयर ऑफ 1973. अंडर this, if we talk about the decision, 42 amendment of a constitution 1976 happened. Secularism, socialism and integrity, 3 words added. Now next question number 140. If we talk about 140, धर्म के in the right to religion freedom include right of religion promotion, right of keeping and flaunting crippen by sex, बिल्कुल सही है. right to evolve social reform methods of state, right to religion bodies to undertake the religion on the virgin of people. कन्वर्जन करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल 1, 2, 3 ही सही होगा. 1, 2 and 3 will be the right answer. Now consider the following statement. No person can be compelled to sing an anthem because this will violate the right of freedom of speech. बिल्कुल true है. This will violate the right to the practice and profess in religion without any restriction and freedom of conscience. This is a no legal provision. बिल्कुल ये सही है, तीनों बातें सही हैं, तो C will be the right answer. इसके अंतर्गत C will be the right answer. आगे next 142 के अंतर्गत अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कह रहा है बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में कौन सी बात सही है? तो इफ यू टॉक अबाउट द पार्लियामेंट हैज पावर टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर चेंज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड पावर टू द ऑब्टेन विल बी द राइट आंसर. संसद को समेकित निधि पर भारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है. 143 आतंकराज रेन ऑफ टेरर के बारे में लिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सी विल बी द राइट आंसर. क्रांति विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तारी कानून के द्वारा राजनीतिक वर्ग के लिए ही प्रतिबंधित था. चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं. सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन द्वारा नियम कौन सा सही है? इसमें ब्रिटिश सत्ता के अधीन पर एक संघ की स्थापना, इसमें शिकायतों संबंधी एक वक्तव्य तैयार किया गया, इसमें उपनिवेशों इंग्लैंड के बीच रॉकनेट एक स्कीम के साथ समझौता की गई. तो इसका आंसर होगा डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, भारत में उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम जो 1919 में अत्याचारों के विरुद्ध में सरकार उन्हें प्रदान की गई नाउट पर उपाधि छोड़ दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर. चल नेक्स्ट क्वेश्चन 146 की बात करता हूँ. निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लगाया गया था. किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही 1935 में पारित भारत सरकार ने भारत को प्रभुत्व का दर्जा दिया. बिल्कुल गलत है. मोतीलाल नेहरू के, बिल्कुल ये सही है. ए असत्य है, आर सत्य है. बिल्कुल. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. भारत में केवल 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं. ये गलत है. 2 में नहीं है, 3 है वर्तमान में. जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, तो गलत है ये. मिजोरम, नागालैंड और मेघालय भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में लोकसभा में केवल 1 सीट है. ये भी गलत है. मिजोरम में जो सीट है वो है 1, नागालैंड में 1 है, मेघालय में 2 है लोकसभा की सीटें. तो नाइदर 1 नॉर 2. तो डी विल बी द राइट आंसर. क्या सही होगा? डी विल बी द राइट आंसर. आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं. 149 की बात करते हैं. तो हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किसकी सिफारिश पर हुआ था? सरदार हुकुम सिंह. किसके सिफारिश पर? 1966 पे. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1956 में. महाराष्ट्र का 1960 में, और नागालैंड का 1963 में, और हरियाणा का 1966 में. कोई दिक्कत? तो ये मैच करा लीजिए. तो इसका पहला ही सही होगा. आंध्र प्रदेश 1956, महाराष्ट्र 1960, और नागालैंड 1963, और हरियाणा 1966. कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए. तो ये तो सही है. ए वाला विल बी द राइट आंसर. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो बेटा ये थे 150 सवालों के सवाल. थोड़ा सा स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे. स्टेटमेंट बेस्ड वर्ड, जैसे 1813 वाले चार्टर में था तो जरूर 1 लाख, लेकिन भारतीयों की शिक्षा के लिए, साहित्य के लिए था, उसमें वो शब्द नहीं था. ठीक है. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.